बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट 2। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के पार्ट 1 में हमने जो है टिल दी नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। अब थर्ड वीक के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आपका एलेंटॉयस, आपकी न्यूरोलेशन और आपके सोमाइट्स और जो आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में उसकी डेवलपमेंट, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की डेवलपमेंट और इस तरह की चंद एक चीज़ें। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा, एलेंटॉयस क्या है? एलेंटॉयस समझने के लिए सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए, कनेक्टिंग स्टॉक। जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि आपका जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, अगर आपको वो याद है तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो एम्ब्रियो के बाहर जो आपका कैविटी डेवलप हुई थी ना, उसको हमने कहा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में बना था, वो उसने क्या किया था, आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को स्प्लिट किया था दो लेयर्स में। एक आपकी होगी थी सोमैटिक लेयर जो कि आपकी पेराइटल लेयर होती है, और एक आपकी स्प्लैंक्निक लेयर होगी थी जो आपकी विसरल लेयर है, क्लोजली अप्लाइड टू द एम्ब्रियो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गई थी सब जगह पे, सवाई एक जगह पे जहाँ पे सेपरेट नहीं हुई थी, उसको हमने कहा था कनेक्टिंग स्टॉक वाला रीजन। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका कनेक्टिंग स्टॉक वाला रीजन है, आपके योक सैक में से एक डायवर्टिकुलम उस रीजन में उगता है। ठीक है, उस डायवर्टिकुलम को बेसिकली हम कहते हैं एलेंटॉयस। तो अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, इस डायग्राम में तो KLM की इस डायग्राम में बड़ा क्लियरली बताया हुआ उन्होंने, ये आपका एमनियन है, ये आपका योक सैक है, और ये आपकी योक सैक से एक आउट पाउचिंग उग रही है इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक बेसिकली क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। इट इज़ द रीजन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वेयर द सोमैटिक एंड स्प्लैंक्निक लेयर्स हैव नॉट सेपरेटेड, दैट इज़ कि वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम उनके दरमियान में नहीं बनी होती है। तो ये जो है एलेंटॉयस एक आउट पाउचिंग है ऑफ द योक सैक इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक। अच्छा, फ्रॉम द कॉर्डल वॉल यानी टेल वाले एंड पे होता है, और अम्बिलिकल वेसिकल जो आपका योक सैक है उससे एक्सटेंड करता है टू द कनेक्टिंग स्टॉक जो आपका डायवर्टिकुलम है। ये बहुत छोटा होता है, और आपकी जो एलेंटॉइक मेसोडर्म है इट एक्सपैंड्स बीनीथ। अच्छा, ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, एलेंटॉइक मेसोडर्म कौन सी होगी? जो आपकी हमने बात कर ली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, हमने कर लिया सोमैटिक लेयर होगी बाहर वाली, स्प्लैंक्निक लेयर होगी अंदर वाली। ठीक है, तो एलेंटॉइक मेसोडर्म कौन सी होगी? जो आपका कनेक्टिंग स्टॉक है ना, मैंने बताया ना कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ही है, जहाँ पे आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक और स्प्लैंक्निक लेयर सेपरेट नहीं हुई हुई है। तो वहाँ पे जो मेसोडर्म इकट्ठा हुआ है ना, उस मेसोडर्म को हम कहते हैं एलेंटॉइक मेसोडर्म। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ना एलेंटॉयस वाले डायग्राम में, तो ये जो मेसोडर्म इस एलेंटॉयस के सराउंडिंग्स में है ना, उसको हम बोलेंगे एलेंटॉइक मेसोडर्म। और एलेंटॉइक मेसोडर्म क्या करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि इट फॉर्म्स ब्लड वेसल्स दैट विल सर्व द प्लेसेंटा। ठीक है, जो आपकी प्लेसेंटा वाली ब्लड वेसल्स उसको बनाता है, और इट एक्सपैंड्स बीनीथ द कॉरियन। कॉरियन मैंने क्या कहा था, कौन सी 3 लेयर्स मिलकर बनाती हैं? आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक लेयर। अगर मैं आपको थोड़ी पीछे वाले डायग्राम पे ज़्यादा क्लियर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो आपकी पेराइटल लेयर है, जिसको हम सोमैटिक लेयर कहते हैं, वो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट और आपकी सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, इन तीनों को मिला के हम कहते थे कॉरियोनिक प्लेट। ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली, कॉरियोनिक मेम्ब्रेन जो है आपकी, वो बेसिकली उसके नीचे यानी एम्ब्रियो के इनर साइड पे आपका जो ये एलेंटॉइक मेसोडर्म में एक्सपैंड करके ब्लड वेसल्स बना लेता है, और ये ब्लड वेसल्स आपका इवेंचुअली आपके प्लेसेंटा को सर्व करती हैं। जब हम डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, द proximal part of the original allantoic diverticulum persists throughout the development as a stalk known as the uricus, which extends from the bladder to the umbilical region. अब क्या है कि आपका जो एलेंटॉयस है उसका फेट क्या होता है, यानी वो बनता क्या है, उससे क्या बनता है? तो एक तो आपके पास चीज़ बनेगी जिसको हम बोलते हैं यूरेकस। फीटस में एक चीज़ बनेगी यूरेकस। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका, अगर मैं बहुत रूडिमेंट यानी बहुत रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, ये बेबी है, अगर बड़ा होके ये जो बेबी बन जाएगा, बच्चा कल से चलो आपका बेबी बन जाएगा, तो इसका एक यूरिनरी ब्लैडर होगा ना, उस ब्लैडर वाले रीजन से लेके उसके बेली बटन वाले रीजन के दरमियान में एक स्टॉक एक्सटेंड करेगा, उस स्टॉक को कहते हैं यूरेकस। तो ये आपका जो बेसिकली ये यूरेकस आपके किससे डिराइव्ड है? आपके एलेंटॉयस के प्रॉक्सिमल पार्ट से। ठीक है, और जब ये बेबी फॉर एग्जाम्पल इसकी बर्थ हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ कंप्लीट एडल्ट,
तो उसमें ये यूराइकस कन्वर्ट हो जाता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, सेम उसी जगह पे होगा जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था। और जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं अलेंटॉइक स्टॉक की, वो अम्बिलिकल आर्टरीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा प्लेसेंटा का पार्ट है और वो प्लेसेंटा में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हम प्लेसेंटा में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। द इंट्राएम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल वेन्स हैज़ अ सेपरेट, अच्छा अम्बिलिकल वेन्स जो है उसका एक सेपरेट ओरिजिन होता है, जो क्या ओरिजिन है उससे अभी हम कंसर्न नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रोसेस पे जिसका नाम है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन में क्या है, आपके पास एक न्यूरल ट्यूब बनेगी। These processes involve the formation of the neural tube plate and the neural folds and the closure of the folds to form the neural tube. Basically आपकी बनना आपका न्यूरल ट्यूब ही है। और वो न्यूरल ट्यूब किस तरह बनती है, सबसे पहले एक न्यूरल प्लेट बनती है, फिर न्यूरल प्लेट के कॉर्नर्स पे फोल्डिंग स्टार्ट होती है, तो उन फोल्ड्स को हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। और फिर न्यूरल फोल्ड्स जो हैं आपके, जब इस तरह ये फोल्डिंग स्टार्ट हुई होती है, तो ये फोल्डिंग की जब दो फोल्ड्स आपस में आके मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब बन जाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। तो बेसिकली द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब आर नोन एज न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन जो है आपकी 4th वीक के एंड तक मुकम्मल हो जाती है। अभी हम 3rd वीक का स्टार्ट पढ़े, वहाँ से स्टार्ट होती है और 4th वीक के एंड पे ये मुकम्मल होती है व्हेन द कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोजेस। ये कॉर्डल न्यूरोपोर क्या होता है, कॉर्डल न्यूरोपोर अभी हम पढ़ेंगे जब हम न्यूरोलेशन पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप मिस करें कि क्या होता है कॉर्डल न्यूरोपोर। तो क्या होता है बेसिकली कि जब नोटोकॉर्ड बनती है वो अपने ऊपर वाले एक्टोडर्म को उसमें इंडक्टिव इफेक्ट डालती है कि वो एक एलोंगेटेड न्यूरल प्लेट बन जाए, ठीक है। क्या हुआ बेसिकली, आपकी जो नोटोकॉर्ड पड़ी थी नीचे, इसने अपने ऊपर वाली एक्टोडर्म को डिफ्रेंशिएट होने पे मजबूर किया, यानी इंडक्टिव इफेक्ट डाला कि आप डिफ्रेंशिएट हो इनटू सेल्स जिनको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं, ठीक है, न्यूरल प्लेट सेल्स, इलोंगेटेड न्यूरल प्लेट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका बेसिकली न्यूरल प्लेट सेल्स क्या होते हैं, थिक एंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जो आपकी न्यूरो एक्टोडर्म इस प्लेट की, न्यूरो एक्टोडर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूरल प्लेट वाली एक्टोडर्म है तो उसको न्यूरो एक्टोडर्म कह रहे हैं, ठीक है, कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। उसकी जो न्यूरो एक्टोडर्म है ना, वो बेसिकली आपकी बनाएगी आपका CNS यानी आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। और उसके अलावा ये न्यूरो एक्टोडर्म कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनाएगी, फॉर एग्जांपल द रेटिना ऑफ द आई। आपके ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्किन से कवर्ड ना हो, जो हेयर से कवर्ड ना हो, जो बोन से कवर्ड ना हो, वो आपकी आंखें होती हैं, ठीक है। यानी आपकी आंखों में से अगर कोई फॉर एग्जांपल चीज़ पॉइंटेड, आप एक पिन कह लें या फिर कुछ भी कह लें, अगर आप डायरेक्ट अपनी आंखों से गुजारें तो वो बगैर किसी बोन से टकराए आपकी ब्रेन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्रेन और जो आपकी आई है उसके दरमियान में कोई बोन नहीं होती। तो हम बात कर रहे थे कि आई किस तरह एक डेरिवेटिव है आपकी न्यूरो एक्टोडर्म का, ठीक है। तो वो उसके बारे में इतना ही है। अब आगे चलते हैं। तो द एट फर्स्ट द न्यूरल प्लेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेंथ इन द अंडरलाइंग नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जितनी ही लंबी होती है ये, और ज़ाहिर है जिस तरह नोटोकॉर्ड जो है आपके पास रॉस्ट्रल होती है टू द प्रिमिटिव नोड, यानी क्रेनियल होती है, या प्रिमिटिव नोड से कह लूँ सर की तरफ ज़्यादा होती है, और डॉर्सल होती है टू दी, अच्छा रॉस्ट्रल टू दी प्रिमिटिव नोड, तो वो सिंपली आपके प्रिमिटिव नोड से आगे होती है, यानी नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है। और डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड अगर आपकी मेसोडर्म में है तो डॉर्सल उसके ऊपर कौन सी साइड है, आपकी एक्टोडर्म वाली साइड है। तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि डॉर्सल ही होती है, एक्टोडर्म में आपकी न्यूरल प्लेट जो है वो स्टार्ट होती है फॉर्मेशन उसकी। उसके बाद आपकी मेसोडर्म उसके एडजेसेंट है, सिंपल सी बात है। एज द नोटोकॉर्ड एलोंगेट्स द न्यूरल प्लेट ब्रॉडन्स एंड इवेंचुअली एक्सटेंड्स क्रेनियली एज फार एज द आपकी ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं इसको आपको डायग्राम पे दिखाऊं, कौन सी डायग्राम में लूँ, ये वाली लूँगा, चलो देखो। जब आपकी नोटोकॉर्ड बन जाती है ना, नोटोकॉर्ड वैसे आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इस डायग्राम को करें, ये आपकी प्रिमिटिव पिट है, अगर प्रिमिटिव पिट, ठीक है, आपकी जो होती है ना, क्या नाम है उसका, प्रिमिटिव स्ट्रीक, वो इसके पीछे होती है, ठीक है। आपकी क्लोकल मेम्ब्रेन से वो स्टार्ट होती है, आगे आती है टू द प्रिमिटिव पिट, ठीक है। फिर जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रिमिटिव पिट के नीचे से आगे तक जाती है अप टू द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपकी जो एक्टोडर्म बन रही है ना, आप न्यूरो एक्टोडर्म जिसको सॉरी कहना चाहिए, न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल प्लेट, वो आपकी बन रही है आपके नोटोकॉर्ड के ऊपर, उसकी वो भी प्रिमिटिव पिट से आगे है, और वो उतनी ही एक्सटेंड कर रही है जितनी आपकी नोटोकॉर्ड मेसोडर्म में कर रही है, उतनी वो एक्टोडर्म में आपकी न्यूरल प्लेट एक्सटेंड कर रही है। तो अगर नोटोकॉर्ड बड़ी होती है तो ये भी बड़ी होती है, अगर नोटोकॉर्ड ब्रॉडन होती है तो ये भी ब्रॉडन होती है। अच्छा, उसके बाद आपकी सिंपल सी चीज़ है कि वो आगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन तक जा रही है, और इवेंचुअली द न्यूरल प्लेट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द नोटोकॉर्ड।
फिर क्या होता है, एक पॉइंट आता है जब वो आपकी न्यूरल प्लेट बढ़ती बढ़ती, क्योंकि नोटोकॉर्ड के आगे तो आपकी ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन आ जाती है ना, वहाँ पे तो मेसोडर्म होती ही नहीं। हमने पढ़ा था कि ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन वाले एरिया में आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में जुड़ी होती हैं और आपकी मेसोडर्म उनके दरमियान में प्रेजेंट ही नहीं होती, इसलिए नोटोकॉर्ड तो वहाँ से आगे नहीं जा सकती। लेकिन आपकी न्यूरल प्लेट जो ऊपर एक्टोडर्म है उसको तो कोई नहीं रोक रहा ना, वो उससे भी आगे चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, 18th डे पे neural plate invaginates along its central axis to form a longitudinal median neural groove which has neural folds on each side। अब क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ़ यू गो टू द 3D मॉडल आई गेस आई कैन शो यू बेटर। ये आपकी, इसमें आप ये जो अरेंजमेंट है ना, इसमें कहीं पे भी हमने न्यूरल आपकी जो है ना न्यूरल ट्यूब नहीं दिखाई हुई। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूरल ट्यूब को पेंट कर दूँ फॉर एग्जांपल विद अ लाइट ब्लू कलर, ये आपकी कह लो कि न्यूरल प्लेट है, न्यूरो एक्टोडर्म जिसको कहते हैं। और न्यूरो एक्टोडर्म आपकी बेसिकली नोटोकॉर्ड के ऊपर है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गलत पेंट कर दिया, थोड़ा आगे, इसको थोड़ा आगे ही पेंट करना चाहिए, यानी नोटोकॉर्ड के ऊपर वाले रीजन में होती है, ठीक है। एक्सटेंड कितना करती है, जितना नोटोकॉर्ड मेसोडर्म में करी उतना ही ये एक्टोडर्म में एक्सटेंड करती है, ठीक है। ये आपकी न्यूरल प्लेट है। अब क्या होगा कि आपकी न्यूरल प्लेट जो ये लाइट ब्लू वाला रीजन है न्यूरल प्लेट, इसके दरमियान में आपके इसके सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग दरमियान में, थोड़ा सा डार्क कलर से मैं शो करता हूँ, आपकी एक इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब आपकी नोटोकॉर्ड इस दरमियान वाली जगह पे फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फोल्ड होने से क्या मतलब है, अब इसमें यानी अगर मैं इसको इस डायमेंशन में दिखाऊं और एक स्क्रीनशॉट दूँ एनोटेट करने के लिए, आपकी जो ये एक्टोडर्म है, न्यूरो एक्टोडर्म, इसमें अब इस तरह की शेप बनेगी, क्योंकि साइड्स फोल्ड करेंगे, जिस तरह पे कागज़ को फोल्ड करते हैं ना, और उसके दरमियान में डिप्रेशन आ जाती है, साइड्स जो हैं वो थोड़ा ऊपर हो जाती हैं, एलिवेट हो जाती हैं। तो अब जो ये डिप्रेशन आई है ना आपकी न्यूरल प्लेट के दरमियान में, इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे आपका न्यूरल ग्रूव। इधर यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने कहाँ पे, ठीक है, न्यूरल ग्रूव बोलेंगे उस डिप्रेशन को आपकी। अब इसके और उसके साइड पे जो एलिवेशंस होंगी, यही फोल्डिंग यहाँ पे भी दिखाई हुई है कि ये जो एलिवेशंस हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरल फोल्ड्स, और ये डिप्रेशन आ गई इसको बोलेंगे न्यूरल ग्रूव्स, और जो आपकी एलिवेशन का टॉप है ना उस जगह को हम बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। न्यूरल फोल्ड्स आर बेसिकली द वॉल्स, न्यूरल ग्रूव इज़ द डीपेस्ट पॉइंट और न्यूरल क्रेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यूरल ग्रूव है और उसके साइड्स पे न्यूरल फोल्ड्स हैं। फिर क्या होता है, अभी जिस तरह अपने मीडियन प्लेन के अलॉन्ग इन्वेजिनेट करती जाएगी तो आपके पास न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो ऊपर होते जाएंगे, और बाय द एंड ऑफ द 3rd वीक द न्यूरल फोल्ड्स हैव बिगन टू मूव टुगेदर। इसका क्या मतलब है, अब जिस तरह ये फोल्डिंग होती जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, और करते करते ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। अगर ये फ्यूज़ कर जाएंगे तो ये नीचे हमारे पास एक और ट्यूब बन जाएगी। देखें नीचे नोटोकॉर्ड पड़ी, उसके ऊपर एक और ट्यूब बन गई। इसलिए मैंने कहा कि दो ट्यूब्स बनती हैं तो अक्सर इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। दूसरी ट्यूब का आपने याद रखना है कि हमारी जो है वो न्यूरल ट्यूब बन रही है और वो आपका नर्वस सिस्टम बनाती है, जबकि नीचे आपकी नोटोकॉर्ड है जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। वर्टिब्रल कॉलम इज बेसिकली द सेट ऑफ बोन्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि न्यूरल फोल्ड्स बिगिन टू मूव टुगेदर, और फिर वो फ्यूज़ कर जाते हैं। जब वो फ्यूज़ कर जाते हैं दे कन्वर्ट द न्यूरल प्लेट इनटू अ न्यूरल ट्यूब, और वो न्यूरल ट्यूब आपका प्राइमोर्डियम है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, और न्यूरल ट्यूब सून सेपरेट्स फ्रॉम द सर्फेस एक्टोडर्म व्हेन द न्यूरल फोल्ड मीट। जब वो फ्यूज़ करते हैं ज़ाहिर है फिर आपकी ट्यूब अलग हो जाती है और वो सेपरेट हो जाती है आपकी न्यूरो एक्टोडर्म से। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या होते हैं और न्यूरल क्रेस्ट का क्या चक्कर है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आपके बेसिकली होते क्या हैं, पहले आपको समझना चाहिए। दे आर सम न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स लाइंग अलॉन्ग द इनर मार्जिन ऑफ ईच न्यूरल फोल्ड, ठीक है। दे आर न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स लाइंग अराउंड द इनर मार्जिन ऑफ ईच न्यूरल फोल्ड। इसका क्या मतलब है, अगर ये आपके न्यूरल फोल्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले डायग्राम में पहले देखो, ये आपके न्यूरल फोल्ड्स हैं, ठीक है। अब इनके जो इनर मार्जिन हैं, यानी जब ये आपस में आगे फ्यूज़ करने वाली होती हैं, तो ये जो मार्जिन इनका आपस में टच करने वाला होता है, ये इसके इनर मार्जिन है ना। तो इन इनर मार्जिन में जो कुछ न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इसमें ज़्यादा क्लियर नजर आएंगे कि आपको ये न्यूरल फोल्ड है आपका, ये उसके इनर मार्जिन हैं, ये उसमें उन्होंने एज अ न्यूरल क्रेस्ट लेबल किया हुआ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जब ये न्यूरल ट्यूब जो है बनती है आपकी, ये फ्यूज़ कर जाते हैं आपके फोल्ड्स आपस में, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अपनी एफिनिटी लूज़ कर देते हैं बाकी सेल्स से, यानी उनसे जो उनकी अट्रैक्शन होती है वो लूज़ कर देते हैं, जॉइनिंग लूज़ कर देते हैं। और जब जॉइनिंग लूज़ कर देते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं अपने बाकी
न्यूरल एक्टोडर्मल सेल से और एक सेपरेट एंटिटी बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात लिखी हुई कि दे लूज़ देयर एपिथेलियल एफिनिटीज़, यानी अपने साथ वाले एपिथेलियल सेल से जो उनकी जुड़ा रहने की एक एफिनिटी थी, एक अट्रैक्शन थी, वो लूज़ कर देते हैं और दे बिकम मीज़ेनकाइमल सेल्स, ठीक है। कौन से सेल्स बन जाते हैं फिर वो मीज़ेनकाइमल सेल्स, ये पीछे लिखा हुआ है कि न्यूरल के सेल्स अंडरगो एन एपिथेलियल टू मीज़ेनकाइमल ट्रांजिशन, ठीक है। अब जब वो मीज़ेनकाइमल सेल्स बन गए तो दे माइग्रेट अवे फ्रॉम एज द न्यूरल फोल्ड्स मीट और दिस लेयर बिकम्स कॉन्टीन्यूस। अच्छा, आपकी जो एक्टोडर्म है वो फ्यूज़ कर जाती है और वो आप कॉन्टीन्यूस हो जाती है अबव द न्यूरल ट्यूब और आपकी जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो सेपरेट एक मास बन जाते हैं जिसको हम न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं बिटवीन द न्यूरल ट्यूब एंड द ओवरलाइंग सरफेस एक्टोडर्म। तो आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम आपको पता चलेगी। जब ये सेपरेट बन गया तो ये आपकी न्यूरल ट्यूब जो है वो नीचे, ठीक है, उसके ऊपर हैं ये, और इनके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक्टोडर्म, जो अब फ्यूज़ करके कंप्लीट हो चुकी है दोबारा से। और अब जो एक्टोडर्म है वो क्या बनेगी, जब इसमें से इसका न्यूरल वाला कंपोनेंट निकल गया, एपिडर्मिस, ठीक है, आपकी स्किन का पार्ट बनेगी। खैर अभी हम उस पर नहीं पढ़ते कि वो क्या फ्यूचर में, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव्स छुड़वाए हुए हैं और कहा था हम वीक 4 में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो सिर्फ ये जहन में रख लें कि अब आपको पता चल गया होगा कि एक्टोडर्म, हालांकि वो सिर्फ आपकी स्किन और एक्सटर्नल, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर है ना, और वो आपको फोल्डिंग में ज़्यादा अच्छी तरह से रियलाइज़ होगा कि एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर किस तरह है। लेकिन उसने सिर्फ बाहर वाले स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं जिस तरह स्किन और हेयर, लेकिन आम तौर पे आप देखेंगे कि वो न्यूरल जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी सारा बना रही है। वो क्यों? क्योंकि इसी में हमारी न्यूरलेशन होती है, न्यूरल ट्यूब ड्राइव इसमें से होती है। अच्छा, फिर न्यूरल क्रेस्ट आपके राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और वो डॉर्सल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब पे चले जाते हैं, यानी डॉर्सल और लेटरली मूव करते हैं और वहाँ पे वो सेंसरी गैंग्लिया बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब न्यूरल क्रेस्ट के डेरिवेटिव्स एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो यही है कि सेंसरी गैंग्लिया बनाते हैं ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के, उसके अलावा स्पाइनल गैंग्लिया बनाते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया बनाते हैं। ये चीज़ें रटने की हैं, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। फिर गैंग्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स 5, 7, 9 और 10, ये वैसे 5 और 10 याद रख लो, 7 और 9 याद रख लो अगर याद रहता है, लेकिन 5 और 10 तो पता ही होगा। 5, 10, 5 को डबल करो 10 बनता है, ठीक है। इस तरह करके आपने ये याद रखने के गैंग्लिया बना रहे हैं। और उसके अलावा ये क्या बनाते हैं, आपके पास न्यूरोलेमा बनाते हैं ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। उसके अलावा जो आपकी मेनिंजेस हैं, लेप्टोमेनिंजेस, जो आपकी ब्रेन की मेनिंजेस होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, और एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, यानी एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर बेसिकली आपकी मेनिंजेस के नेम है कि वो मेनिंजेस बनाती हैं, इसको ब्रैकेट में होना चाहिए था वैसे, कि लेप्टोमेनिंजेस बनाती हैं जो कि आपकी एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर है, ठीक है। वो आपकी ब्रेन की मेनिंजेस भी आपकी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाते हैं। उसके अलावा आपके पिगमेंट सेल्स ये बनाते हैं, आपका सुप्रारीनल मेडुला ये बनाते हैं, और मैनी अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो है आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाते हैं। तो न्यूरल क्रेस्ट के डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते क्या हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यूरल क्रेस्ट जो है उसको एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उनको फोर्थ जर्म लेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, उसमें आप इनके डेरिवेटिव्स लिखेंगे और कहेंगे इस वजह से इनको फोर्थ जर्म लेयर कहा जाता है। और इसमें और कुछ खास नहीं है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बारे में। और हाँ, एक जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि न्यूरोलेशन आपकी किस वीक के दौरान कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट वो 4th वीक के दौरान होती है। स्टार्ट वो 3rd वीक के दौरान होती है, लेकिन कंप्लीट वो 4th वीक के दौरान होती है। और उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि सरफेस एक्टोडर्म डिफरेंशिएट्स इनटू द एपिडर्मिस। तो ये दैट्स ऑल ऑफ न्यूरोलेशन। अब इससे पहले कि हम आगे चलें इनटू द डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट्स एंड इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू द इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कौन सी वाली थी, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वो मेसोडर्म थी जो आपकी नोटोकॉर्ड की साइड्स पे पड़ी हुई है, जो मैंने इस 3D मॉडलिंग वाले ऐप में आपको ये ऑरेंज कलर से दिखाई थी, ठीक है। ओप्स, ये जो वाइट हो चुकी है बेसिकली मेरे टच करने की वजह से, ये आपकी इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम है। तो ये जो आपकी इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम है, सॉरी इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म अब डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। डिफरेंशिएट किस तरह करती है, अब अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमने ले लिया इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसका कॉरोनल सेक्शन या फ्रंटल सेक्शन। अब फ्रंटल सेक्शन में अगर आपको बताऊँ, जो इसका पार्ट इमीडिएटली साथ होता है नोटोकॉर्ड के, वो बन जाता है आपका पार एक्सियल मेसोडर्म। यहाँ इसको आप इस तरह कह सकते हो, इट द मेसेनकाइमल सेल्स
अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको कहानी तब पता होगी जब आपने पिछली वीडियो देखी हुई कि ये होते आते कहाँ से। द mesenchymal cells that migrated through the primitive streak to form the intraembryonic mesoderm just next to the notochord, क्योंकि notochord के बिल्कुल साथ पड़े हैं, तो they differentiate into a median column of cells into a longitudinal column of cells known as the paraxial mesoderm, ठीक है। फिर the part of the mesoderm next to the paraxial mesoderm is known as the intermediate mesoderm, and next to the intermediate mesoderm the intraembryonic mesoderm differentiates into the lateral plate mesoderm। तो ये आपका बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपके mesoderm के जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि ये एक तो आपने ये बात समझ लेनी है कि इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आपने समझ ली कि इनके 3 जो आपके पार्ट्स बन रहे हैं वो किस तरह बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। जो बिल्कुल नोटोकॉर्ड के साथ है वो पाराएक्सियल, उसके साथ जो है वो इंटरमीडिएट, उसके साथ जो है वो लैटरल प्लेट। उसके बाद एक और जो हम पढ़ते हैं कि सोमैटिक और स्प्लैंक्निक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वो कहाँ से बनती है, वो यही आपकी जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है इसके अंदर भी एक सीलोम फॉर्मेशन होती है, एक कैविटी बनती है, ठीक है। आपने अब ये ज़रा से ज़ोर से सुनना है, ये बेसिकली वही काम हो रहा है जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में होता है कि एक कैविटी बनी थी, उसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, एक को हमने स्प्लैंक्निक लेयर कहा था और एक को हमने सोमैटिक लेयर कहा था। अब यही चीज़ आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में हो रही है, लेकिन इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पूरी में नहीं, सिर्फ उसके लैटरल प्लेट मेसोडर्म में कि एक कैविटी बन रही है जिसको हम बोलेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक। बाहर वाली को हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहा था, अब ये एम्ब्रियो के अंदर बन रही है तो हम इसको बोलेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जो आपकी साइड क्लोजली अप्लाइड होगी टू दी योक सैक, उसको हम बोलेंगे विसरल लेयर, क्योंकि आपको पता है योक सैक ने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में विसरा होते हैं, आपका स्टोमिक होता है, आपका लिवर वगैरह सब विसराज होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं जो इसकी जो इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लेयर क्लोजली अप्लाइड होगी टू दी योक सैक उसको हम बोलेंगे विसरल लेयर या स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ द लैटरल प्लेट इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो एमनियोटिक कैविटी के साथ अप्लाइड होगी उसको हम बोलेंगे पैराइटल लेयर या सोमैटिक लेयर ऑफ द इंट्राएम्ब्रियोनिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि आपकी बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के, पाराएक्सियल, इंटरमीडिएट और लैटरल प्लेट, और लैटरल प्लेट फर्दर डिफरेंशिएट्स इनटू 2, एक पैराइटल और एक विसरल। पैराइटल सोमैटिक होती है और वो एमनियोटिक कैविटी के साथ अप्लाइड है, विसरल स्प्लैंक्निक होती है और वो आपकी एंडोडर्म के साथ अप्लाइड है। ये डिफरेंशिएशन जो आपकी इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की है वो समझना ज़रूरी है आगे की कहानी समझने के लिए, और सोमाइट्स की डेवलपमेंट भी समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम का पढ़ लेते हैं। इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम की डायग्राम KLM वाली डिड आई पुट इट, हाँ डाली भी, मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के साथ ये जो आपकी द लेयर ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जस्ट नेक्स्ट टू द नोटोकॉर्ड हैज़ डिफरेंशिएटेड इनटू द पाराएक्सियल मेसोडर्म। पाराएक्सियल क्यों कहते हैं, एक्सिस आपका कौन सा है, नोटोकॉर्ड आपका एक्सिस क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस बताता है ना एम्ब्रियो का, पाराएक्सियल यानी नेक्स्ट टू द एक्सिस, तो ये आपका नेक्स्ट टू द एक्सिस पड़ा है इसलिए हम इसको पाराएक्सियल मेसोडर्म का कंपोनेंट कहते हैं। फिर आपका इंटरमीडिएट क्योंकि दरमियान में पड़ा है, और आपका लैटरल प्लेट जो क्योंकि ये बिल्कुल लैटरल है एम्ब्रियो के, ठीक है। अब क्या होता है आपके देयर इज़ द अपीयरेंस ऑफ सीलोमिक स्पेसेस इन द लैटरल प्लेट मेसोडर्म एंड दे combine or coalesce into a one large cavity which is known as the intraembryonic coelom। यही बात इसमें लिखी होगी कि they appear as isolated coelomic spaces in the lateral intraembryonic mesoderm and cardiogenic, क्योंकि cardiogenic mesoderm भी आगे ही continuous होती है with this, तो उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। Then these space coalesce to form a single horseshoe shaped cavity, the intraembryonic coelom। फिर आपकी जो horseshoe shaped इसको क्यों कहते हैं, अगर आप इसको ऊपर से देखें ना, ये हम अब हम एम्ब्रियो को किस तरह देख रहे हैं, ये आपका एम्ब्रियो ना, अब हम इसको इस तरह देखेंगे, इस तरह, ठीक है, इस तरह देख रहे हैं, तो वही ये आपका सेक्शन है, ये आपका कॉर्डल एंड है, ये आपका क्रेनियल एंड है। किस तरह पता चला मुझे, कार्डियोजेनिक जो रीजन होता है वो क्रेनियल एंड के पास होता है, आपके प्री कॉर्डल प्लेट वाले एरिया में होता है, ठीक है, इसलिए मुझे पता चला कि ये इसका क्रेनियल एंड है और इसका कॉर्डल एंड है, ठीक है। उसके अलावा आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक भी यहाँ पे थोड़ी सी विजिबल है, और प्रिमिटिव स्ट्रीक जहाँ हमने पढ़ा था कि वो कहाँ पे रह जाती है, सेक्रोकॉक्सिजियल रीजन में रह जाती है, तो ये वहाँ पे आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक भी थोड़ी सी विजिबल है। तो इससे हमें पता चला कि ये इसका कॉर्डल एंड है। खैर बात क्या करने की है कि ये जो आपका लैटरल प्लेट मेसोडर्म है ये आपकी न्यूरोएक्टोडर्म है, ठीक है, सारी जो आपकी न्यूरल ट्यूब बनेगी, लेकिन ये जो इसके साथ आपका लैटरल प्लेट मेसोडर्म वाला एरिया है
जो बेसिकली इस एमनियन में नहीं है, ये इस एक्टोडर्म वाले रीजन में नहीं है, इसके नीचे है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इसको फॉर द सेक ऑफ समझने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पे होता है, ये लैटरल होता है, ठीक है, लैटरल रीजन में होता है। ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे स्पेसिस सारी कॉलेज करती है ना, तो ये फुल अराउंड नहीं बनता, टोटली अराउंड दी एम्ब्रियो नहीं बनता, ये सिर्फ फ्रंट एरिया में एक हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े का जो जूता होता है ना इस तरह यू शेप्ड होता है ना, तो हॉर्स शू शेप्ड आपका एक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। देखो यहाँ पे भी आपको नजर आएगी इस तरह, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। रिगार्डिंग ये कि आपकी जो ये आपके लैटरल प्लेट मेसोडर्म की डिफ्रेंशिएशन होगी, जो आपकी बन गया इनटू द क्या कहते हैं इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम बन गया आपकी लैटरल प्लेट मेसोडर्म में। जो आपकी पारेक्सियल मेसोडर्म होती है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, वो बनाती है सोमाइट्स। सोमाइटोजेनेसिस इज एन अदर कॉन्सेप्ट, और एक क्वेश्चन है अलग से, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पहले इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वाली कहानी मुकम्मल कर लें। वो क्या करती है कि आपकी लैटरल प्लेट मेसोडर्म को दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर देती है। एक आपकी सोमैटिक और पैराइटल लेयर हो जाती है, जो आपकी किसके साथ मैंने आपको बताया था, एमनियोटिक कैविटी वाली जगह पे एक्टोडर्म के साथ अप्लाइड, ठीक है। कॉन्टिन्यूस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कवरिंग द एमनियन। ये मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। जो आपका, मैं यहाँ पे जल्दी से एक रफ सी एक स्कीमेटिक सी डायग्राम बनाऊँ। ये आपका एमनियन और साथ उसके एक्टोडर्म को मैं थोड़ा डार्क कलर से शो करूँगा। ये आपकी एक्टोडर्म जिसको मैं डार्क ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ऊपर उसके एमनियन है, ठीक है। फिर आ जाती नीचे आपकी, सबसे पहले आ जाएगी आपकी मेसोडर्म, जिसको मैं अभी एक इसे शो करूँगा। जो आपकी लैटरल प्लेट है मैं उसको अलग कलर से शो करता हूँ। ये आपकी लैटरल प्लेट मेसोडर्म है जिसके दरमियान में सीलोम बन चुका है, ठीक है। ये आपकी लैटरल प्लेट मेसोडर्म है जिसके दरमियान में सीलोम बन चुका है। फिर आ जाती है आपकी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, जिसको मैं एक स्क्वायर से शो करूँगा। फिर आ जाती है आपकी पार एक्सियल मेसोडर्म, जो आपकी सर्कल से शो करूँगा। और फिर आ जाती है बीच में, इनकी सबके बीच में क्या पड़ा होगा, आपकी नोटोकॉर्ड, ग्रीन आपकी नोटोकॉर्ड है, ठीक है। इसके नीचे अब हम जल्दी से बना लेते हैं आपका जो एंडोडर्म होगी। एंडोडर्म को मैं पर्पल से ये बनाऊंगा, सॉरी ऑरेंज से। और एंडोडर्म के नीचे आपका कौन सा सैक होता है, अम्बिलिकल वेसिकल, जो आपकी डेफिनेटिव योग सैक है वो इसके नीचे है, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। अब पूरे एम्ब्रियो के अराउंड आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम पड़ी है, और उसमें आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को मैं इस पिंक वाले शेड से, या पर्पल पिंक शेड है, इससे बनाऊंगा। ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, जो इसकी लेयर अप्लाइड होती है विद द एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लैक्निक लेयर। ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की स्प्लैक्निक लेयर है। और इसके दरमियान में फिर आ जाती है आपके पास कैविटी, जिसको मैं इस ब्लू कलर से शो करूँगा। ये आपकी कैविटी है बेसिकली, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के बाहर क्या होता है, आपकी बेसिकली आपकी पैराइटल लेयर, आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, जिसको भी मैं इसी कलर से शो करूँगा, जिससे मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक लेयर को शो किया, ठीक है। सॉरी, सोमैटिक लेयर नहीं, सोमैटिक लेयर बाहर वाली है, आपकी अंदर जिसको मैंने अब स्प्लैक्निक लेयर ये वाली है, जो क्लोजली अप्लाइड टू द एम्ब्रियो। खैर, ये सब मैंने क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया कि ये आपकी, अगर मैं अभी आपको बताऊँ, अगर आप इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पे फोकस करें, ये आपकी लैटरल प्लेट मेसोडर्म है। मैंने आपको बताया था जो इसकी लेयर टुवर्ड्स द एमनियन होती है, और एमनियन वाली जगह पे हमारी एक्टोडर्म होती है, तो जो लेयर इसकी अप्लाइड है टू द एक्टोडर्म, वो हमारे पास कौन सी लेयर होगी, पैराइटल लेयर, या जिसको हम सोमैटिक लेयर बोलेंगे। और जो इसकी लेयर अप्लाइड होगी टू दी योग सैक, या फिर नीचे हमारे पास एंडोडर्म होगी, वो आपकी होगी विसरल लेयर, ठीक है। ये बताने का मकसद, तो ये विसरल और पैराइटल आपको समझ आ गई, लेकिन ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि जो आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है कॉन्टीन्यूस है विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देख सकते हैं आप नीचे से भी कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि साइड पे कोई बीच में कोई दीवार तो नहीं है ना, तो ये कॉन्टीन्यूस होती है विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंड द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो दैट शुड बी प्रिटी क्लियर। सोमैटिक लेयर जो है आपके पास वो कॉन्टीन्यूस है विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसी तरह स्प्लैक्निक लेयर जो एंडोडर्म के साथ है वो भी कॉन्टीन्यूस विद द अम्बिलिकल वेसिकल को लाइन करने वाला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि ये इधर से ऊपर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो वाला है जो एमनियन को लाइन कर रहा है, एमनियोटिक कैविटी को लाइन कर रहा है, और इससे नीचे वाला जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो आपकी योग साइड को लाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसी जो विसरल लेयर है वो कॉन्टीन्यूस है इसके साथ, और जो पैराइटल लेयर है वो कॉन्टीन्यूस है उसके साथ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म टोटल जो एम्ब्रियो को लाइन कर रहा है किसी भी पार्ट को, वो आपका कौन सा है, स्प्लैक्निक लेयर है उसकी, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की। अच्छा,
अब सोमैटिक मेसोडर्म और उसके ओवरलाइंग एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म फॉर्म दी एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल और दी सोमैटोप्ल्यूर। अब कोई पूछता है सोमैटोप्ल्यूर क्या है, उसको हम आपको इस तरह समझाएंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो लेयर लाइन करिए एमनियोटिक कैविटी को या एक्टोडर्म को, वो हमारी कहलाती कौन सी लेयर? पैराइटल लेयर या सोमैटिक लेयर। ये सोमैटिक लेयर और इसके ऊपर पड़ी हुई एक्टोडर्म, उन दोनों को अगर एक साथ कंसिडर करें तो हम उसको बोलते हैं सोमैटोप्ल्यूर या एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल। ठीक है, एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी वॉल में डिफ्रेंशिएट होनी होती है। इसी तरह जो आपकी स्प्लैंक्निक लेयर है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, जो लाइन करिए बेसिकली योक सैक को अलॉन्ग विद द एंडोडर्म, ये आपकी हो जाएगी स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी हमारी काफ़ी क्लियर होगी। उसके बाद आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है वो किस चीज़ की कौन कौन सी कैविटीज़ बनाती है अपने अंदर? पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट को सराउंड करेगी, प्लेउरल कैविटी जो लंग्स को सराउंड करेगी, और पेरिटोनियल कैविटी जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सराउंड करती है। और ये तीन जो हैं इनकी बेसिकली डिस्क्रिप्शन आप फर्दर डिटेल में आगे चैप्टर 8 में हम इसको पढ़ेंगे कि बॉडी वॉल्स जो आपकी कैविटीज़ हैं किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आपके सोमाइट्स पे। सोमाइट्स पहली बात तो किससे बनते हैं? पार एक्सियल मेसोडर्म से। मैंने आपको बता दिया पार एक्सियल मेसोडर्म क्या होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि क्लोज टू द प्रिमिटिव नोड दिस सेल पॉपुलेशन, ये सारी बकवास लिखी हुई है। बेसिकली वही लिखा हुआ है कि जो आपकी प्रिमिटिव नोड वाला एरिया होता है, जो मैंने यहाँ पे तो प्रिमिटिव नोड पीछे कहीं होगा, प्रिमिटिव नोड उससे पीछे प्रिमिटिव पेट। ठीक है, वहाँ से ये सेल्स घुसते हैं जब सबसे पहले मेसोडर्म बनाने के लिए। तो जो सेल्स इसके करीब रहते हैं प्रिमिटिव नोड वाले एरिया के यानी नोटोकॉर्ड के करीब रहते हैं, वो आपके पार एक्सियल मेसोडर्म वाला लॉन्गिट्यूडनल कॉलम होता है सेल्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो नोटोकॉर्ड के करीब होते हैं वो पार एक्सियल मेसोडर्म होते हैं। अच्छा, ये कॉलम कॉन्टिन्यूस लैटरली विद द इंटरमीडिएट मेसोडर्म, हमें पता है कि उसके साथ फिर कौन सी मेसोडर्म पड़ी होती है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और उसके अलावा which gradually thins into a layer of lateral plate mesoderm, ये भी मैं बता चुका हूँ। lateral plate mesoderm is continuous with the extra embryonic mesoderm, ये भी मैं बता चुका हूँ। towards the end of the third week the par axial mesoderm। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, सोमैटोजेनेसिस क्या होता है? सोमैटोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन पूछता है, इट इज़ द प्रोसेस which happens at the end of the third week whereby par axial mesoderm differentiates, condenses and begins to divide into paired cuboidal bodies called the somites। होता क्या है? अगर मैं आपको इस अभी ये एम्ब्रियो है ना, इस तरह अभी हम सिर्फ मेसोडर्म को कंसिडर करें, इसको मैं कर दूं हाइड या फेंक दूं कहीं और। ठीक है, आप फिर ऊपर से देखें ये मेसोडर्म। पहली बात तो अगर मैं बताऊँ, ये मेसोडर्म जो है ना आपका, पहली बात तो ये कि ये दोनों साइड पे होगा। ठीक है, दोनों साइड पे आपका ये वाला मेसोडर्म नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट होता है। ये आपका मेसोडर्म दोनों साइड पे होता है। अब क्या है, अगर मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके इसको एनोटेट करूँ, तो जो आपका मेसोडर्म बिल्कुल नोटोकॉर्ड के साथ पड़ा है वो आपका कौन सा मेसोडर्म है? पार एक्सियल मेसोडर्म है। तो ये डायग्राम मैंने वैसे क्यों बनाई है, मैं भूल गया हूँ। हम क्या पढ़े थे? हाँ, हम ये पढ़े थे कि जो आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड वीक ये जो आपका पार एक्सियल मेसोडर्म है, जो अभी मैंने रेड से बनाया है, ये क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने का क्या मतलब है? ये क्यूब्स की शक्ल में ना अरेंज हो जाता है, साइज़ में छोटा होता है और क्यूब्स की शक्ल में अरेंज हो जाता है। ये क्यूब्स बन जाएंगे, अब क्यूब्स बन जाएंगे। अगर मैं ब्लू से बनाऊँ क्यूब्स तो ज़्यादा अच्छी तरह से नजर आएंगे। ये क्यूब्स की शक्ल ले लेगा। ठीक है, और पेयर्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों साइड पे बन रहा है। तो ये एक पेयर्ड क्यूबॉइडल बॉडी होगी, ये दूसरी पेयर्ड क्यूबॉइडल बॉडी होगी। ठीक है, ये क्यूब्स की शक्ल में कंडेंस कर जाता है। इस तरह ये क्यूब्स बनते हैं। और ये कितने होते हैं, इनका एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है और ना लिखा होता है एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कहते हैं इनको कितने पेयर्स, एक मिनट हम देख लेते हैं। कहते हैं 38 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स फॉर्म ड्यूरिंग द सोमाइट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और सोमाइट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कितने पेयर्स बनते हैं? 38। लेकिन फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ द 5th वीक 42 to 44 पेयर्स आर प्रेजेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपकी सोमाइटोजेनेसिस वाला पीरियड है, जो बेसिकली आपकी 3rd वीक का एंड और आपकी 4th वीक, पूरी 3rd और 4th वीक के दौरान कितने पेयर्स होते हैं, आप कहेंगे 38 पेयर्स। फिर आपसे कोई पूछते हैं 5th वीक के दौरान कितने सोमाइट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 42 to 44 पेयर्स। ठीक है, इतना। और उसके बाद क्या है कि ये हालांकि बन ये मेसोडर्म पे रहे हैं, लेकिन ये एलिवेशंस आपकी जो है ना एक्टोडर्म पे भी शो होती हैं, सरफेस एलिवेशंस होती हैं। और इनका ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो ट्रायंगुलर होता है। क्या मतलब कि यहाँ पे जो आपकी, अगर मैं कहूँ ना कि
यहाँ पे आपकी पेट की बॉडीज़ जो थी वो सारी बनी थी, ये इस तरह क्यूब्स पड़े हुए थे। ये तो हम देख रहे हैं ना टॉप से, ये कौन सा सेक्शन होगा? ये ट्रांसफर सेक्शन आपका ये होगा, जो आपका टॉप वाला सेक्शन है ना, ये आपका ट्रांसफर सेक्शन होगा। कहते हैं जब आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं ना, अगर मैं इसको इस तरह देखूं और यहीं पे वो सारी आपकी पड़ी हों पेट की बॉडीज़, तो वो उनका ट्रायंगुलर सा क्रॉस सेक्शन होगा आपका, यानी वो ऊपर से तो क्यूब नज़र आती हैं, क्रॉस सेक्शन में इस टाइप का उनका होगा ट्रायंगुलर। इसी तरह यहाँ पे भी ट्रायंगुलर सा उसका क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, बिकॉज द सोमाइट्स आर सो प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द 4th and 5th वीक, दे आर यूज्ड एज अच्छा, ठीक है, प्रोमिनेंट होते हैं और दे फर्स्ट अपेयर। अच्छा, कहाँ पे पहले कहाँ पे आते हैं? ऑक्सीपिटल रीजन में, या आप कह लूँ क्रेनियल रीजन में, या फिर कॉर्डल रीजन में। आपने कहना है ऑक्सीपिटल रीजन में सबसे पहले आते हैं, यानी क्रेनियल रीजन में सबसे पहले आते हैं। एंड दे डेवलप्स क्रेनियो कॉर्डली, यानी सबसे पहले क्रेनियल रीजन में आते हैं और फिर कॉर्डली आते जाते हैं। एंड दे गिव राइज टू मोस्ट ऑफ द एक्सिल्स। अच्छा, अब आपके सोमाइट्स बनाते क्या हैं? सोमाइट्स क्योंकि मेसोडर्म मैंने आपको बताया था कि आपके बनाते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, और उसके अलावा ही क्योंकि पार एक्सियल बिल्कुल एक्सेस वाले रीजन में, तो ये एक्सेस वाले जो आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वो बनाएंगे। उसमें क्या चीज़ आती है हमारे पास? एक्सियल स्केलेटन आपके, उसके साथ का मस्कुलेचर, फिर डर्मिस ऑफ स्किन जो है ना, याद रखना डर्मिस आपका किससे बनता है? मेसोडर्म से, जबकि एपिडर्मिस आपका एक्टोडर्म से बनता है। उसके बाद आपका जो है, मैंने बताया है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस कॉर्डल टू द रीजन ऑफ द ऑर्टिक प्लेकॉर्ड, बेसिकली आपके आई का पार्ट है। तो जहाँ पे आंख बननी होती है उससे थोड़ा सा नीचे कॉर्डल, उससे थोड़ा सा कॉर्डल आपका फर्स्ट सोमाइट आता है। बेसिकली यही बताना चाहते हैं कि हेड रीजन से बनने शुरू होते हैं। उसके अलावा जो मोटर एक्सॉन्स हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड किससे बन रही थी? न्यूरल ट्यूब से। जब न्यूरल ट्यूब से जो स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, उससे मोटर एक्सॉन्स जो हैं वो आपके मसल सेल्स जो बन रहे होते हैं ना सोमाइट्स में, उसको इनर्वेट करती है, ठीक है। जब उसको इनर्वेट करती है तो उससे क्या होता है, आपकी नर्व्स की डेवलपमेंट अच्छी तरह से होती है। बेसिकली वही बात लिखी हुई कि सोमाइट से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। सो यहाँ पे डिस्क्राइब करने का कोई तुक बनती नहीं है वैसे, क्योंकि हम सोमाइटोजेनेसिस पढ़ने भी, तो हमने सारी सोमाइटोजेनेसिस पढ़ ली कि सोमाइट्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं और क्या बनाते हैं। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर होगी। उसके बाद हमारा एक छोटा सा पार्ट है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब CVS की डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक ये कन्फ्यूजन ज़रूर आती है कि कुछ चीज़ें पहले से डेवलप हो चुकी होती हैं और आप भूल जाते हैं कि ये बनी कहाँ पे थी। तो ये आपके जो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें थोड़ी सी CVS की डेवलपमेंट होती है। और CVS की जो इसमें डेवलपमेंट होती है वो क्यों होती है? क्योंकि आपका एम्ब्रियो साइज़ में बड़ा हो रहा है और आपको सर्कुलेशन चाहिए टू सस्टेन दिस लार्ज साइज्ड एम्ब्रियो, ठीक है। तो वो आपके CVS का कुछ पार्ट इसीलिए डेवलप होता है ताकि उसको सस्टेनेंस प्रोवाइड कर सके। अच्छा, हाँ, अच्छा, सेकंड वीक में हमने क्या देखा था कि एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन आपकी आ रही थी फ्रॉम द मैटरनल ब्लड बाय डिफ्यूजन थ्रू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड अम्बिलिकल वेसिकल्स। ये तो हमने सब बात क्लियर कर ली थी। उसके बाद कि थर्ड वीक में आपकी ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल। ये तो हमने पढ़ा था अम्बिलिकल वेसिकल के, एक मिनट पहले बात पूरी कर लेते हैं। अम्बिलिकल वेसिकल के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में, कनेक्टिंग स्टॉक के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पे, कोरियन की मेसोडर्म में। हमने ये पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले कि जो आपका एलेंटॉयस होता है, एलेंटॉयस के गिर्द जो मेसोडर्म है, जो एलेंटॉइक मेसोडर्म है, वो आपकी उसके अंदर ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और वो पूरे आपके कोरियन के गिर्द ब्लड वेसल फॉर्मेशन में पार्ट लेता है, ठीक है। यह बात हमने पढ़ी थी। तो यही बात इन्होंने दोबारा रिपीट की हुई है कि आपके जो अम्बिलिकल वेसिकल के गिर्द जो आपके मेसोडर्म है वो सारी आपका ये जो कनेक्टिंग स्टॉक वाली मेसोडर्म है ये सारी, और जो आपके कोरियन के अंडर जितनी भी मेसोडर्म है वो सारी आपकी मिल के ब्लड वेसल फॉर्मेशन उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। कब? थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। फिर आपकी जो एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स हैं वो उसके 2 दिन बाद डेवलप होती हैं। यानी वो कहते हैं कि सबसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एम्ब्रियो, जो हम तो जब एम्ब्रियो बोलते हैं हम पूरा ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन एम्ब्रियो सिर्फ ये अंदर वाली डिस्क कंसिडर होती है, ठीक है। ट्रायलैमिनर डिस्क जो आपकी, इसी को एम्ब्रियो कहते हैं। जो बाहर जो सारी चीज़ें कोरियन वगैरह और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म वगैरह वो सारी हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो में ब्लड वेसल जब पहले तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनना शुरू होती हैं बाहर वाले रीजन में, कोरियन वगैरह में, एलेंटॉयस वगैरह में। फिर कुछ देर बाद आपकी एम्ब्रियो के अंदर भी ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कितने अरसे बाद? 2 दिन बाद। तो अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कोरिलेटेड विद द अर्जेंट नीड ऑफ द ब्लड वेसल टू ब्रिंग ऑक्सीजन एनरिचमेंट। ये हमें पता है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ड्यूरिंग थर्ड वीक आप प्राइमोर्डियल यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप। अब वो यूट्रो मदर से और प्लेसेंटल बेबी का एक्सचेंज ऑर्गन होगा, तो
यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एक इस्टेब्लिश होने वाली है बाय 3rd वीक, ठीक है। इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल, कहाँ पे बन रही है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किस चीज़ की होती है? अम्बिलिकल वेसिकल यानी योक सैक को सराउंड करी होती है, कनेक्टिंग स्टॉक को सराउंड करी होती है, और कोरियन यानी आउटर मेम्ब्रेन को सराउंड करी होती है। आपकी एम्ब्रियोनिक, वही लाइन्स दोबारा पढ़ा हूँ मैं। अच्छा खैर, वैस्कुलोजेनेसिस एंड एंजियोजेनेसिस। अच्छा, वैस्कुलोजेनेसिस वर्सेस एंजियोजेनेसिस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक डिटेल में बताने वाली बात है जो मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं और अपना वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस जो हमने पढ़ना है वो पढ़ते हैं। और वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस दो प्रोसेस हैं जिनका एंड रिजल्ट सेम है, ठीक है। आपके पास क्या बनेगी? नया वैस्कुलर चैनल, ठीक है। वैस्कुलोजेनेसिस में क्या होता है कि आपका बेसिकली, एक मिनट, वैस्कुलोजेनेसिस में होता है कि आपका जो वेसल है ना, ब्लड वेसल, वो एक हलाली तरीके से बनता है। यानी आप रैंडम सेल्स जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं उनको जमा करते हो, वो असेंबल करते हैं और उससे आपके पास एक वैस्कुलर चैनल बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे वैस्कुलोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस एक शॉर्टकट है। एंजियोजेनेसिस क्या है? आपके एग्जिस्टिंग एक ब्लड वेसल ऑलरेडी मौजूद होती है और उसकी बडिंग यानी उसके ऊपर एक बड बनता है और वो एक नई वेसल बन जाती है, या फिर उसकी ब्रांचिंग वो जा रही है और वो 2 में डिवाइड हो जाती है। इस तरह आपके पास नई वेसल्स बनती हैं उसमें, किसमें? एंजियोजेनेसिस में। तो एंजियोजेनेसिस बेसिकली is branching and budding from existing vessels, and vasculogenesis is the formation of new vascular channels by precursor cells, ठीक है। vasculogenesis is the formation, दोनों है तो दोनों में फॉर्मेशन है नई ब्लड वेसल्स की। angiogenesis is the formation of new vessels by budding and branching, and vasculogenesis is the formation of new blood vessels by assembly of precursor cells, ठीक है। अब जो precursor cells हैं वो कौन से? उनको हम बोलते हैं एंजियोब्लास्ट। तो दिस माइट क्रिएट द कन्फ्यूजन के जो प्रीकर्सर सेल्स है जो आपके पास ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है उसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो लेकिन इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना, जो आपके प्रीकर्सर सेल से जो चीज़ बनेगी वो वैस्कुलोजेनेसिस ही कहलाएगी। आपके जो एंजियोब्लास्ट हैं, हालांकि वो आपके उनको हम प्रीकर्सर सेल्स कहते हैं, लेकिन एंजियोजेनेसिस बडिंग एंड ब्रांचिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है। जो एंजियोब्लास्ट को जो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है वो वैस्कुलोजेनेसिस है। अच्छा, blood vessel formation in the embryo and the extraembryonic tissue occurs during the 3rd week when the mesenchymal cells differentiate into the endothelial precursor cells, ठीक है। endothelial precursor cells, पहले तो एंडोथीलियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक ब्लड वेसल जो होती है ना, अगर तो सबसे छोटी ब्लड वेसल की बात करें ना, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है, ठीक है। और उसमें जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स। तो एंडोथीलियल सेल्स बेसिकली आपकी ब्लड वेसल की एपिथीलियम कह लो, ठीक है। लेकिन जो आपने बात समझनी है कि जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जिस तरह एओर्टा है और वेना कैवा है, उनको एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उनकी जो एंडोथीलियल सेल की लेयर होती है उसके बाहर आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, मसल्स की लेयर होती है, ठीक है। तो वो जो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो आपके पास बनते हैं किससे? आपकी मेसोडर्म से। यहाँ पे एक मिनट कहीं पे लिखा होगा, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे लिखा है, लेकिन खैर अभी नज़र आएगा तो आपको अंदाज़ हो जाएगा। लेकिन आपने जो बात, हाँ ये लिखा हुआ है, ये जो मेसेंकाइमल सेल्स आपके सराउंड कर रहे होते हैं ना प्राइमोर्डियल एंडोथीलियल ब्लड वेसल को, वो डिफरेंशिएट करके बनाते हैं मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स ऑफ द वेसल्स, ठीक है। अलबत्ता जो ओरिजिनल वेसल्स के एंडोथीलियल सेल्स हैं वो भी मेसेंकाइमल सेल्स से ही बनते हैं, लेकिन मेसेंकाइमल सेल्स की डिफरेंशिएशन इनटू द एंजियोब्लास्ट, आपके मेसेंकाइमल सेल डिफरेंशिएट होते हैं इनटू एंजियोब्लास्ट, और एंजियोब्लास्ट आपके बेसिकली प्राइमोर्डियल क्या होते हैं? एंडोथीलियल सेल्स, या जिनको एंडोथीलियल सेल प्रीकर्सर भी कह सकते हैं। एंजियोब्लास्ट एग्रीगेट करके सबसे पहले ब्लड आइलैंड बनाते हैं। ये ब्लड आइलैंड्स बेसिकली शुरू में कहाँ पे बनते हैं? अम्बिलिकल वेसिकल या योक सैक जिसको हम बोलते हैं उधर, या फिर एंडोथीलियल कॉर्ड्स विद इन द एम्ब्रियो, ठीक है। विद इन द एम्ब्रियो को अभी आप डिस्कस ना करो, यहाँ बस समझ लो कि एम्ब्रियो के अंदर भी और एम्ब्रियो के बाहर भी आपकी ये ब्लड वेसल्स ब्लड आइलैंड की सूरत में बननी स्टार्ट होती हैं। फिर इनमें कैविटीज़ आती हैं ब्लड आइलैंड के अंदर, और वो कैविटीज़ जो हैं वो आपकी कैविटीज़ जॉइन करके ज़ाहिर एक बड़ी कैविटी बनाते हैं, और उसके साथ के जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो उनके इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स आपस में जॉइन कर जाते हैं, और आपके पास एक एंडोथीलियल सेल लेयर्स की कॉर्ड बन जाती है जो इवेंचुअली उसकी वॉल बनाती है फिर, ठीक है। एंजियोब्लास्ट, अब एंजियोब्लास्ट किस तरह कन्वर्ट होते हैं टू एंडोथीलियल सेल्स? एंजियोब्लास्ट फ्लैटन
to form endothelial cells that rearrange themselves around the cavities in the blood vessels to form the endothelium. ठीक है, and these endothelium line cavities fuse to form networks of endothelial channels. सिंपल सी बात है, वही चीज़ हो रही है आपकी कि आपका एक सबसे पहले तो आपके पास ब्लड आइलैंड है. ब्लड आइलैंड बेसिकली क्या है, कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हैं जो आपके पास एंजियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट करके, फिर वो एंजियोब्लास्ट उनके दरमियान में बनती है कैविटी. ठीक है, कैविटी के गिर्द अब आपके ढेर सारे एंजियोब्लास्ट पड़े हुए. अब फिर क्या होता है आपके पास, अगर मैं इसको एक डिफरेंट कलर से बनाऊँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर, सबसे पहले तो आपके पास ना ब्लड आइलैंड है. ब्लड आइलैंड के सेल्स में आपको ये आपके पास ब्लड आइलैंड है. बेसिकली क्या ब्लड आइलैंड क्या होता है, इट इज़ अ एग्रीगेशन ऑफ एंजियोब्लास्ट. ठीक है, कहाँ पे मौजूद होते हैं ये योग साइक के सराउंडिंग में भी मौजूद होते हैं और एम्ब्रियो के अंदर भी मौजूद होते हैं. ठीक है, ठीक है, ये आपके ब्लड आइलैंड. फिर क्या होता है, ब्लड आइलैंड में आती है बीच में कैविटी में बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से, एक कैविटी आ गई. अब ब्लड आइलैंड के जो सेल्स हैं जो एंजियोब्लास्ट हैं उन्होंने इस कैविटी को किया हुआ है सराउंड. ठीक है, फिर क्या होता है, आपके जो ब्लड आइलैंड के सेल्स हैं जो एंजियोब्लास्ट हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं और उनके जो इंटरसेलुलर कैप्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं. तो अब आपके पास बन चुके हैं एंडोथीलियल सेल के, एक तो एंडोथीलियल सेल्स, और एंडोथीलियल सेल्स क्योंकि आपस में जुड़े हुए तो हम उनको बोलते हैं एंडोथीलियल सेल कॉर्ड्स. ये आपके पास एंडोथीलियल सेल कॉर्ड्स हैं. ठीक है, और फिर क्या होता है, ये एक कैविटी है ना, इस तरह की ढेर सारी बनती हैं, उधर भी बनी हुई है उधर भी बनी है, और वो आपस में जॉइन कर लेते हैं और आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है जो बेसिकली ये आपका कौन सा प्रोसेस है, वैस्कुलोजेनेसिस. यानी प्रीकर्सर सेल से आपके पास पूरी ब्लड वेसल्स बन रही हैं. ये आपका वैस्कुलोजेनेसिस से आपके पास ब्लड वेसल्स बन जाती हैं और फिर एडिशनल वेसल्स इनसे स्प्राउट करके ब्रांच करके बनती हैं बडिंग से, और उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोजेनेसिस. और दीज मेसेनकाइमल सेल्स, द मेसेनकाइमल सेल्स सराउंडिंग दी एंडोथीलियल वेसल्स, हमने पहले पढ़ा कि वो मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स जो ब्लड वेसल के होते हैं वो भी बना लेती हैं. तो अब ये तो आपकी ब्लड वेसल्स बन गई. अब ब्लड सेल्स कहाँ से आते हैं, ब्लड सेल्स स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियल सेल से आते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमेंजियोजेनिक एपिथेलियम. हेमेंजियोजेनिक एपिथेलियम क्या है, स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियल सेल्स हैं. कहाँ पे होते हैं ये, आपकी अम्बिलिकल वेसिकल और एलेंटॉइस में उगने वाली ब्लड वेसल्स जो है ना उनके अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियल सेल्स होते हैं. ठीक है, और कब आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक. तो और उसके पहले तो ये अम्बिलिकल वेसिकल एलेंटॉइस वाले रीजन में बनते हैं, उसके बाद डॉर्सल एओर्टा के लॉन्ग बनते हैं. और जो आपके प्रोजेनिटर ब्लड सेल्स हैं वो भी आपके हेमेंजियोजेनिक स्टेम सेल से राइज करते हैं. अच्छा, आपकी ब्लड सेल्स तो अभी बन रहे हैं, लेकिन जो आपकी ब्लड फॉर्मेशन है ना, ब्लड सेल्स का मतलब क्या है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो तो बन रहे हैं, लेकिन ब्लड जिसमें प्लाज्मा भी होता है और जिसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और उसमें सब कुछ यानी मिक्सचर वो जो कंप्लीट होता है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का और प्रोटीन्स वगैरह का, वो एम्ब्रियो में तब तक बनना शुरू नहीं होता जब तक कि आपका 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट रीच ना हो जाए. ठीक है, और वो कहाँ पे शुरू होता है, सबसे पहले वो एओर्टा के अलॉन्ग होता है, फिर एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम में होता है, और एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिवर में और स्प्लीन में. हमने पढ़ा है कि जो आपकी ब्लड वेसल, जब आपने पढ़ा होगा ना, ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि जो आपकी, जब आप ब्लड वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपकी ब्लड फॉर्मेशन होती है योग सैक में, उसके बाद लिवर और स्प्लीन में, उसके बाद जो एडल्ट होता है उसमें आपके पास ब्लड फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में. वही बात उन्होंने लिखी हुई कि सबसे पहले ब्लड फॉर्मेशन जो है आपके पास कहाँ पे होती है, अम्बिलिकल वेसिकल के रीजन में, एलेंटॉइस के रीजन में. वहाँ पे यानी उनके अंदर क्या ऐसा होता है जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन हो रही होती है, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती हैं और उन वेसल्स की एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं हेमेंजियोजेनिक एपिथेलियम, उसके अंदर हो रहा होता है अगर योग सैक की बात करें. ठीक है, जब आप लिवर स्प्लीन में आते हैं तो लिवर और स्प्लीन में कहाँ पे हो रहा होता है, आपके स्पेशलाइज्ड एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम में. ठीक है, उसके बाद वो आपके बोन मैरो में चली जाती है और बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होती है, स्पेशली रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो थोड़े मेच्योर करते हैं लिम्फ नोड्स वगैरह में. तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है. ठीक है, योग सैक में हेमेंजियोजेनिक एपिथेलियम, लिवर स्प्लीन में मेसेनकाइमल सेल्स और बोन मैरो में भी मेसेनकाइमल सेल्स. तो ये आपके हमने बेसिकली वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस दोनों बात कर ली. अगर मैं इसको जल्दी से रिवाइज कराऊँ तो क्या होता है, आपके कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हैं जो आपके एंजियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट कर जाते हैं, किन किन रीजन में, एलेंटॉइस वाले रीजन में, योग सैक वाले रीजन में और इनसाइड दी एम्ब्रियो. ठीक है, फिर वो जो एंजियोब्लास्ट हैं वो एग्रीगेट करके ब्लड आइलैंड बनाते हैं आपके, ये आपके मेसेनकाइमल सेल्स बना के एंजियोब्लास्ट बना के ब्लड आइलैंड्स के अंदर आई कैविटीज़ को सराउंड कर लिया सेल्स ने, एंजियोब्लास्ट ने, और वो कन्वर्ट हो गए इनटू द एंडोथीलियल सेल्स, फ्लैटन होके, और यहाँ पे आपके पास बन गई प्राइमोर्डियल ब्लड वेसल्स और ये आपस में जॉइन करके नेटवर्क्स बनाते हैं
और फिर इनसे बर्डिंग ऑफ से और ब्लड वेसल्स बनती हैं जिनको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, एंजियोजेनेसिस से बनती हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपका ये प्राइमोर्डियल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपका एस्टैब्लिश हो रहा है, हार्ट कहाँ पे बनता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म होती है ना, कार्डियोजेनिक मेसोडर्म कहाँ पे बनी थी, आपके प्रीकॉर्डल प्लेट वाले रीजन में, जो आपकी ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन वाला रीजन है, वहाँ पे जो मेसेनकाइमल सेल्स थे उन्होंने आपका बनाया था, मैंने आपको बताया था कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। और जो उसके अलावा बाकी सारे एम्ब्रियो में जो मेसेनकाइमल सेल्स जाते हैं वो आपका इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाते हैं। जब मैंने आपको सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट वगैरह में, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में नहीं, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ही बताया था मेसोडर्म की डेवलपमेंट। तो उसकी डायग्राम एटलीस्ट यहाँ पे इतनी कोई ख़ास दी भी नहीं है, लेकिन यही है कि जो आपका जब यहाँ से आपके सेल्स एपीब्लास्ट के सेल्स बीच में आते हैं ना, वो यहाँ पे आपकी मेसेनकाइम बनाते हैं और वो सारी जगह पे मेसेनकाइम बनती है। यहाँ पे जब वो प्रीकॉर्डल प्लेट वाले एरिया में आती है ना, और मेसेनकाइम यहाँ पे जो सराउंडिंग मेसेनकाइम होती है, उसको हमने कहा था ये कार्डियोजेनिक मेसोडर्म बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसने बेसिकली CVS बनाना होता है। बाकी सारी जगह पे जो मेसोडर्म है उसको हम इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं, जिसकी हमने फर्दर डेवलपमेंट अभी इतना लंबी पड़ी है, ठीक है। अभी हम कार्डियोजेनिक मेसोडर्म की बात करें तो वो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करके आपके पास हार्ट और ब्लड ग्रेट वेसल्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, और हार्ट किस तरह बनती हैं। हार्ट बेसिकली एकदम से वहाँ पे दिल नहीं बन जाता, पहले वहाँ पे आपके पास 2 ट्यूब्स बनती हैं, ठीक है। 2 ट्यूब्स आपकी उधर बनती हैं वैस्कुलोजेनेसिस के प्रोसेस से ही, ठीक है। किस जगह पे, जो आपका कार्डियोजेनिक मेसोडर्म वाला एरिया है, 2 ट्यूब्स बनी और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं एंडोकार्डियल ट्यूब्स। पेयर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 हैं, ठीक है। फिर ये 2 पेयर्ड ट्यूब्स जो हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और एक प्राइमोर्डियल हार्ट बना देती हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले लॉन्गिट्यूडनल एंडोथेलियल लाइन चैनल्स बनते हैं जिसको एंडोकार्डियल ट्यूब्स कहते हैं, और एंडोकार्डियल ट्यूब्स जो हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं और प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब बना देती हैं। जो एंडोकार्डियल ट्यूब्स फ्यूज़ करके चीज़ बनाती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब। और ये जो आपका ट्यूबुलर हार्ट है जो सबसे पहले बना है, वो जॉइन कर लेता है बाकी वेसल्स जो एम्ब्रियो में बन रही होती हैं उनके साथ। कहाँ कहाँ पे बन रही होती हैं, कनेक्टिंग स्टॉक में, कॉरियन में, अम्बिलिकल वेसिकल में, और वहाँ से फिर आपकी प्राइमोर्डियल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बन जाता है। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ, आपका कार्डियोजेनिक एरिया अगर ये है, यहाँ पे आपके पास वो एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनी, फिर उन्होंने कर लिया आपस में फ्यूजन। जब फ्यूजन कर लिया तो हमारे पास प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब बन गई। ये हार्ट ट्यूब आपकी एम्ब्रियो की जो पूरे एम्ब्रियो में जो बाकी ब्लड वेसल्स जगह जगह पे बन रही होती है, जिस तरह कनेक्टिंग स्टॉक में, अम्बिलिकल वेसिकल में, वो आके इसके साथ जुड़ जाती हैं, एलोंगेट होते होते आके जुड़ जाती हैं इसके साथ, और आपके पूरे एम्ब्रियो में एक सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, जो हमारी प्राइमोर्डियल हार्ट, जो हमारी प्राइमोर्डियल बेसिकली एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये सारी सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। और आपका हार्ट कब बीट करना शुरू करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। ऑन द 21st और द 22nd डे, बाय द एंड ऑफ द 3rd वीक आपका दिल जो है वो बन गया होता है, ब्लड सर्कुलेट करना शुरू कर देता है और हार्ट बीट करना शुरू कर देता है 21st डे पे। Cardiovascular system is the first organ system to reach a functional state and the embryonic heart can be detected by the Doppler ultrasonography. अब बीट तो वो 21st डे पे करना शुरू कर दिया उसने, तो अब हम कब उसको डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी से डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 21st डे पे तो आपका 3rd वीक खत्म हो जाता है ना, तो 22nd से ऑनवर्ड्स 4th वीक है, तो 4th वीक के दौरान आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और 4th वीक बेसिकली 6 वीक्स आफ्टर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, क्योंकि डे 14 पे आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है ना, तो उन 14 डेज़ को मिला के आपके टोटल मिला के 6 वीक्स हो जाते हैं। तो ये थी आपकी प्राइमोर्डियल आपके जो CVS है उसकी डेवलपमेंट। और ये CVS की डेवलपमेंट जब आप CVS मॉड्यूल में पढ़ते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट, तो उसमें वो ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ के आपको याद होंगी। और क्योंकि वो आमतौर पे कोई चौथा मॉड्यूल होता है और ये जो हम सब कुछ पढ़ें ये अभी पहले दूसरे मॉड्यूल की चीज़ें, तो उस वक्त तक भूली होती हैं सब। और आई वॉज वंडरिंग कि इसका पहला एपिसोड कहाँ पे जो हम पढ़ें उसका। तो ये हो गया हमारा हार्ट सर्कुलेशन। अब सिर्फ एक चीज़ रहेगी 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में, और है वो है विलाय। विलाय का जो है ना कॉन्सेप्ट, ये आपके KLM में बहुत गंदा दिया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ी सी लैंगमैन यहाँ पे इस्तेमाल की है, गॉड फॉरबिड। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, हमने पढ़ा था 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट में कि जो आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसमें प्रोलिफरेशन होती है और वो सेलुलर कॉलम्स बनते हैं जिनको हम विलाय कहते हैं, ठीक है। इन सेलुलर कॉलम्स के नीचे क्या बन रहा था, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सोमैटिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। क्या होगा जब इस कॉर्ड्स प्रोलिफरेट करेंगे और बड़े होते जाएंगे, तो ये जो इनके नीचे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लेयर है ये भी इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉर्ड को रेड कलर से शो करूँ,
रेड से नहीं शो करना चाहिए क्योंकि ब्लड भी रेड से है, तो आई वुड कलर इट विद लेट्स से ग्रीन। ये ग्रीन से मैंने आपको शो कर दिया। अभी ये प्राइमरी कोरियोनिक विला है क्योंकि इसके अंदर अभी सिर्फ क्या है, ये टोटली बना हुआ है साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल से, ठीक है। अब ये प्राइमरी कोरियोनिक विला है, ये आपका एक बार प्राइमरी कोरियोनिक विलस, दो और तीसरा प्राइमरी कोरियोनिक विलस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो इसके नीचे जो एंडोडर्म कह रहा हूँ, मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म की लेयर है, वो भी इसके अंदर घुसना शुरू हो जाती है। तो जब आपका एक प्राइमरी कोरियोनिक विलस के सेंटर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक लेयर आ जाए तो अब हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कोरियोनिक विलस, ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंडरी कोरियोनिक विलस। और जब ये सेकेंडरी कोरियोनिक विलस मज़ीद बड़ा होता जाता है, अब फॉर एग्जांपल ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स प्रोलिफरेट करके बाहर तक आ गए, ऊपर तक आ गए। बाहर मतलब एज इन कि वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सारे से गुजर के ऊपर आ गए। अब ये कितने मज़े की बात है कि आपकी साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो है वो नीचे वाली है, ये वाली लेयर है, ठीक है, जो मैं लेज़र से बना रहा हूँ अभी। ये सारी आपकी साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, ठीक है। और ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर आपकी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के नीचे होती है, लेकिन इसके अंदर जो सेलुलर कॉलम्स की प्रोलिफरेशन बनती है वो इतनी टॉल होती जाती है यहाँ तक कि वो इस सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के लेयर को नीचे छोड़ देती है, वो बाहर आ जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, जैसे जैसे अब ये बड़ा हो रहा है तो इसके साथ साथ इसके अंदर वो भी प्रोलिफरेट कर रहा है, मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। लेकिन अभी हमने 2 मिनट पहले 2 प्रोसेसेस पढ़े हैं, वैस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। हमने स्पेशली कहा था कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में होते हैं जो कोरियन को लाइन कर रही है, और कोरियन में आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट शामिल है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक लेयर भी शामिल है। तो क्या होगा कि इसके अंदर भी ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इस कोरियोनिक विलस के अंदर मेसोडर्म भी है और उस मेसोडर्म के अंदर वेसल बन चुकी है, ब्लड वेसल, तो अब हम इसको बोलेंगे टर्शरी कोरियोनिक विलस, ठीक है, टर्शरी कोरियोनिक विलस। अब क्या होता है कि ये विलस ना सिर्फ आपका एक साइड पे तो नहीं बन रहा ना, एक साइड पे तो मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है। अब अगर हम इसको, आपका विलस कहाँ पे गया, गिव मी बैक माई विलस, हाँ ये विलस आ गया। तो अब क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ, इस तरह के हम ढेर सारे और विलस ले लें, बनाने ही पड़ेंगे लगता है, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, तो चलो बना लेते हैं। एक विलस यहाँ से उग रहा है, एक वहाँ से उग रहा है, वहाँ से उग रहा है। अच्छा, ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है, तो इससे बाहर तो अभी नहीं जाते, ठीक है, इससे बाहर एम्ब्रियो जा। अब यह बात आपने ध्यान में रखनी है, एम्ब्रियो अब कभी इस एंडोमेट्रियल लेयर से बाहर नहीं आएगा। इस एंडोमेट्रियल लेयर का स्पेशलाइज्ड नेम क्या है, किसी बहुत ही लायक बच्चे को याद होगा, डेसिडुआ। हमने पढ़ा था ना कि इस डिफ्रेंशिएट करके डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही डेसिडुअल लेयर है। और इस डेसिडुअल लेयर से अब कभी आपका एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट के दौरान बाहर नहीं आएगा। यही डेसिडुअल लेयर पूरी थ्रू आउट एम्ब्रियो को कवर करके रखेगी थ्रू आउट इट्स डेवलपमेंट। खैर, ये कहानी मैंने क्यों बताई, क्योंकि मैंने एक विलस अभी यहाँ से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, विलस अलबत्ता सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स जो है ना उससे ऊपर आ जाता है। अब इसी विलस के अंदर मुझे बना देना चाहिए मेसोडर्मल कोर, क्योंकि हम सब टर्शरी विलस बना रहे हैं, सब के अंदर ये मेसोडर्मल कोर है। और फिर इन मेसोडर्मल कोर के अंदर आपके पास पड़ी हुई है ब्लड वेसल जो बन रही है, तो ये सारा ब्लड वेसल से कवर्ड, ब्लड वेसल यानी ब्लड वेसल के कंटेनिंग विलस जो है हमारे पास टर्शरी विलाएँ। अब क्या होता है कि इन टर्शरी विलाए के टॉप, आपको पता है ना, इस जो ग्रीन वाले सेल्स हमने बनाए थे साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स से, ये क्या करते हैं, ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से बाहर आ गए ना, तो अब ये करते हैं ठहरो, हम सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ने पहले हमें घेरा हुआ था, अब हम सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट को घेर लेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो एक शेल बना लेते हैं बाहर। अब ये शेल आपका बेसिकली बाहर बन गया किस चीज़ का, साइटोट्रोफोब्लास्ट का। तो अब आप कह सकते हो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के नीचे है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन मज़े की बात ये, पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट है जो इन कॉलम्स जिनको हम विलाई कहते हैं उनसे कनेक्टेड है, किससे, अंदर एक और लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट की उसके साथ, और बीच में बेचारा सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल है, अब ये आपके प्लेसेंटा को के फीटल पार्ट को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और ये जो आपका एम्ब्रियो उसको सही तरह से एंकर करके रखेगा इनटू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग या यूट्राइन वॉल। तो उसके बाद जो विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनर लेयर से लेके थ्रू आउट द सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एक्सटेंड करे टू द आउटर शेल, उस विलस को हम बोलते हैं एंकरिंग विलस, एंकरिंग विलस। और कुछ विलाए जो है ना, वो जिस तरह एंजियोजेनेसिस था ना, ब्रांचिंग से चीज़ें निकल रही थी, वो इस मेन विलस से ब्रांच करते हैं,
और ये ब्रांचिंग विलस बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड स्टफ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना मैटरनल ब्लड होता है। ये ब्रांचिंग विलाए जो हैं इनके अंदर भी ब्लड वेसल होती है, इनके अंदर भी मेसोडर्म होता है, हैं बेसिकली टर्शियरी विलाई हैं, लेकिन इनको हम एंकरिंग विलस नहीं कहेंगे क्योंकि ये आउटर शेल तक नहीं पहुँचते हैं, ये नीचे ही रहते हैं, आउटर शेल से नीचे ही रहते हैं। तो ये आपके पास ब्रांचिंग विलस होगी। तो यही सारी कहानी अभी हम आगे, अब क्योंकि समझ में आ गई होगी आपको, तो यही कहानी अब आगे लिखी हुई है तो हमें पढ़ लेनी चाहिए कि बाय द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वीक्स द ट्रोफोब्लास्ट इज करेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी विलाई, जो सेकंड वीक में बन चुके थे, वो एक साइटोट्रोफोब्लास्टिक कोर है उनके अंदर। अच्छा, यही मैंने जो आपको अभी बताया ना, ये अब क्रॉस सेक्शन दिखाया उन्होंने कि अगर विलस इस तरह है ना, उसके अंदर ब्लड वेसल है, ये उसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, कट सेक्शन लिया हुआ है। पहले बता रहे हैं कि जो प्राइमरी विलस है उसके अंदर सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, सराउंड उसको सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ने किया हुआ है। सेकेंडरी विलस के अंदर मेसोडर्म का कोर आ जाता है और टर्शियरी विलस के अंदर आपके पास ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज आ जाती हैं। तो यही बात लिखी हुई है इसमें। अच्छा, फिर यही बात अब हम लिखे में पढ़ लें तो कंसिस्ट ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जिसके बाहर सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक है, वो पता है जो विलस आपके बन रहे हैं वो बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो किस में जा रहे हैं, वो आपकी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में ही जा रहे हैं ना, जिस ये रेड वाला एरिया बीच में। अच्छा, तो हाँ, बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक मेसोडर्मल सेल्स इन द कोर ऑफ द विलस बिगिन टू डिफरेंशिएट इनटू। अच्छा, पहले हम सेकेंडरी विलस देख लें। सेकेंडरी विलस में क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट के दौरान मेसोडर्मल सेल्स जो पेनिट्रेट कर देते हैं कोर ऑफ प्राइमरी विलस को, और न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर उन्हें सेकेंडरी विलस। कोर आ गया आपके पास मेसोडर्मल सेल का, तो सेकेंडरी विलस। और फिर बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक जब आपकी कैपिलरीज बननी शुरू हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो अब आपका जो विलस है वो टर्शियरी विलस कहलाएगा या डेफिनेटिव। अच्छा, टर्शियरी विलस का दूसरा नाम लिखा हुआ है डेफिनेटिव प्लेसेंटल विलस, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर मेसोडर्म का कोर है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। Capillaries in the tertiary villi make contact with capillaries developing in the mesoderm of the chorionic plate and connecting stalk, यानी वो बाकी सारी आपकी कैपिलरीज के साथ कनेक्ट हो जाती हैं और इंट्राएम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और ये आपकी यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बन चुकी है। क्या हुआ बेसिकली, आपकी जो विलस है ये वाली जो कैपिलरी जो विलस के अंदर है, ये कनेक्ट हो जाती है किस कैपिलरी के साथ, जो आपकी एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक लेयर में ब्लड वेसल्स थी ना, और ये एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बेसिकली कॉरियन का पार्ट है। तो ये जो कॉरियोनिक ब्लड वेसल्स यहाँ पे बन रही थी उनके साथ ये आपकी विलाय वाली कनेक्ट कर जाती हैं, और फिर ये विलाय वाली कैपिलरीज आपकी एलेंटॉइक कैपिलरीज के साथ कनेक्ट कर जाती हैं। एलेंटॉयस आपको पता है इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ कनेक्टेड है, और जो एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की स्प्लैंकनिक या विसरल लेयर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो वो इवेंचुअली करते करते जो आपकी पूरा एम्ब्रियो है उसको जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारी आपस में इंटर कनेक्ट हो जाती हैं, और ये आपका प्लेसेंटल सर्कुलेशन पहली स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई उसमें। और these vessels in turn establish where thus when the heart begins to beat in the fourth week, 21st day and 22nd day, the villus system is ready to supply the embryo with proper essential nutrients oxygen। अब वहाँ पे बेसिकली विलाए उस जगह पे होते हैं, विलाए आपके पास होते हैं मैटरनल ब्लड वाले रीजन में जहाँ पे मैटरनल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन सारे आपके न्यूट्रिएंट्स रिच रीजन से वहाँ से जो ब्लड आएगा जब हार्ट बीट करना शुरू करेगा, तो वो ब्लड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके आएगा, क्योंकि मैटरनल ब्लड वहाँ पे उससे एक्सचेंज हो रही है, और वो सारा कुछ प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। फिर आपका साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है विलाय में, वो आपका बाहर बना लेते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल, जो मैंने आपको पहले बताया। और वो किस तरह होता है कि वो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं आउटर विलाय में वो क्या करते हैं, वो आपके प्रोलिफरेट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं ओवरलाइंग सिंसिटियम को, और अंटिल दे रीच द मैटरनल एंडोमेट्रियम, यानी वो मैटरनल एंडोमेट्रियम तक कॉलम बन जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो बाकी विलाय की एक्सटेंशंस के साथ जो है ना कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और बेसिकली बाकी विलाय की एक्सटेंशंस के साथ कॉन्टैक्ट बनाते बनाते ये पूरे एम्ब्रियो को घेर लेते हैं और वो शेल बना लेते हैं, जिसको हम आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल कहते हैं। इट ग्रेजुअली सराउंड्स द ट्रोफोब्लास्ट entirely and attaches the chorionic sac firmly to the maternal endometrium, or villi that extend from the chorionic plate to the decidua basilis. The part of the endometrium where the placenta will form are called the stem or anchoring villi. Anchoring villi की डेफिनेशन लिखी हुई कि जो आपका मैंने जिस तरह पहले बताया था, कॉरियन, आपको लफ्ज़ याद रखना पड़ेगा कि कॉरियन बेसिकली क्या है, ये जो आपकी लेयर है एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, ये वाली लेयर सोमैटिक लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर और सेंसिटिव, इस पूरे को हम कॉरियन कहते हैं। और आपकी डेसिडुआ बेसिलिस का है एंडोमेट्रियम। तो जो विलाय आपके, अब एंडोमेट्रियम इस तरह यहाँ पे भी है, ये सारे को सराउंड करने वाली भी एंडोमेट्रियम है, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांट ही एंडोमेट्रियम में हुआ है। तो जो आपका विलस जाएगा आपके कॉरियन से एंडोमेट्रियम तक, उसको हम बोलेंगे स्टेम या एंकरिंग विलाय, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर साथ ब्रांचिंग विलाय की डेफिनेशन दी हुई है कि वो साथ से निकलते हैं।
दोज दैट ब्रांच फ्राम दी साइड्स ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फ्री विलाई, ब्रांचिंग विलाई को फ्री विलाई कहते हैं, फ्राम विच द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फैक्टर्स विल अकर। ठीक है, ये तो ज़ाहिर है सबसे एक्सचेंज होती है। The chorionic cavity meanwhile becomes larger and by the 19th or 20th day the embryo is attached to the trophoblastic shell by a narrow connecting stalk। connecting stalk की बात पहले हुई हुई है, और वो बस सिर्फ ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे chorionic cavity बड़ी होती जाती है ना, तो ये जो आपका connecting stalk है ये नैरो होता जाता है, यानी पतला होता जाता है। The connecting stalk later develops into the umbilical cord। अब ये भी हम खैर आगे जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आपका किस तरह जो आपका कनेक्टिंग स्टॉक है ना वो आपका अम्बलाइकस में डेवलप हो जाता है। ये बेसिकली आपका कनेक्टिंग स्टॉक है ना, ये बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनोट्रोफोब्लास्ट और वो। तो ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है जैसे जैसे आपकी कोरियोनिक कैविटी बड़ी होती जाती है ना, तो ये पतला होता जाता है और ये पतला होता जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अम्बलाइकल कॉर्ड। एंड दैट्स इट। डेसिडुआ बेसिलस लफ्ज़ यूज़ हुआ था। बेसिकली बात ये कि जिस जगह पे एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है ना, वहाँ पे जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ में कन्वर्ट हुई है, उसको हम कहते हैं बेसिलस। ठीक है, बेसिलस बेसिकली कौन सा पार्ट है एंडोमेट्रियम का, जो जहाँ पे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट करे, यानी इफ़ आई वर टू ड्रॉ विद अ प्रोमिनेंट कलर, येलो कलर से नो, ये वाली लेयर आपकी बेसिलस होगी जहाँ पे आपकी एम्ब्रियो इम्प्लांट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी बेसिलस हो जाएगी। जो आपका एम्ब्रियो को सराउंड करिए वो आपकी रेसिडुआ तो है, लेकिन उसको बेसिलस नहीं कहते, उसको पैराइटैलिस कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बेसिलस, पैराइटैलिस और पता नहीं कौन कौन सी होती हैं। लेकिन ये आपने याद रखना कि जिस में इम्प्लांट हो रहा है, जो मैं अभी राइट कर रहा हूँ जिसको, ये इसमें क्योंकि आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है और सब कुछ हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसको डेसिडुआ बेसिलस कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे अगले 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ज़्यादा, और जो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा है उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि बेसिलस और पैराइटैलिस और जो इनकी डिफरेंशिएशन है डेसिडुआ की, डिफरेंट डेसिडुआ की, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम की, तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे। दैट्स इट फॉर द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टे ब्लेस्ड।